हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? अभी देखती हूँ ऑडिबल विजिबल टेस्ट। 1 सेकेंड। गुड इवनिंग रोहित, ऑडिबल विजिबल ओके। दिव्यांग क्या बोल रहे हो? इस 3 आर इनफ टू कंप्लीट टिश्यू थियोरी एंड फोटो है? हाँ, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके विवेक, हाय नितिश। IUQM की वजह से बायो में बहुत बैकलॉग हो गया है, कैसे खत्म करूं? तो IUQM की वजह से फिजिक्स केमिस्ट्री में बैकलॉग क्रिएट नहीं हुआ क्या? हाँ ठीक है दिव्यांग, टिश्यू से पहले एनाटॉमी खत्म करना। टिश्यू ग्रेजुअली हो जाएगी। टिश्यू कैसे कंप्लीट करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगी, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी को फिनिश करना। ठीक है, ओके ओके ओके। क्या बोल रहा है रोहित? मैम मेरा एनिमल टिश्यू एंड डाइजेशन वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं है, नीदर बाय नोट्स एंड एनसीईआरटी, ओनली बाय लेक्चर कंप्लीट है। सो रोहित, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपने को डाइजेशन वाला चैप्टर खत्म करना है। एनिमल टिश्यू का चैप्टर कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगी, है ना। प्लीज बियर विद माय थ्रोट टुडे, मेरा बिल्कुल गला गया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। 15 लेक्चर कंप्लीट किए हैं नितिश। मैं मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर के बाद से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी। एवरी सैटरडे महा मैराथन सीरीज चलती है, वो आप ज्वाइन करो। जो रेगुलर लाइव क्लास में चल रहा है उसको साथ साथ चलाओ और बैकलॉग को धीरे 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 कंप्लीट करो स्पीड में। ठीक है, बायो में याद करना है, बायो में कंसेप्ट ले ले बेटा। सिर्फ एनसीईआरटी रीड करो और कंसेप्ट ले ले, लेक्चर देख कर, और जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। बायो बहुत ही थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें बहुत सारी चीजें याद करने के लिए होती हैं। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से लग रहा है कि बायोलॉजी में टाइम लगेगा तो गिव योर मैक्सिमम डे टू बायोलॉजी एंड मतलब डिवाइडेड इंटू 2:1, 2 पार्ट बायोलॉजी और 1 पार्ट आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री को दो। ठीक है, मैराथन कहां से करें? मैराथन एवरी सैटरडे 10:30 11 o'clock इतने टाइम पर रहती है, तो वहां पर जनरली 1 शॉट में खत्म करने की कोशिश करते हो। थोड़ा बहुत पार्ट रह जाता है तो फिर उसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। तो वो मैराथन सीरीज आप ज्वाइन करो, वहां पर सिलेबस थोड़ा फास्ट पेस पर चलेगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून वैभवी। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया था। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? सो टुडे वी विल टॉक ऑफ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर। क्रिश गुड आफ्टरनून। मैम क्या एनसीईआरटी एट योर फिंगरटिप? बच्चे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जो भी स्टूडेंट्स बैकलॉग स्ट्रगल कर रहे हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी में, प्लीज एनसीईआरटी रीड करो, लेक्चर सुनो और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाओ। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, चलो सो विल टॉक ऑफ टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। आज क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे और रास सिस्टम पढ़ेंगे। ये 3 चीजें देखेंगे। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। वन इज कॉल्ड एज cortical nephron and the second is called as
एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एज जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। दो टाइप के नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल और जक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। हमारी बॉडी के अंदर दोनों टाइप के नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ज्यादा अगर बात करूं तो 85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन है एंड लेस पार्ट ऑफ जक्स्टामेडुलरी है, पर होते हमारे पास दोनों है। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिफरेंस लिखेंगे। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं मेनली सिचुएटेड इन द cortex part of nephron, mainly present in the cortex part of the nephron, whereas juxtamedullary जो होते हैं mainly present, और इसमें mainly present में जो part है that is loop of Henle. Loop of Henle is present in the it is present in the medullary region. That means अगर cortical nephron और juxtamedullary nephron को अपन कंपेयर करें तो medullary nephron जो है उसका loop of Henle बहुत लंबा होता है और वो कहां तक डिप करता है, वो मेडुला के रीजन तक डिप करता है। वेराज कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है वो या तो कॉर्टेक्स की रीजन तक ही रहता है या उसका कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो मेडुला के अंदर जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, फिर दिव्यांग क्लास खत्म कर दूंगी 5:30 तक। देखो अब मैल्फीजियन कॉर्पसल, पीसीटी, डीसीटी, ये तो होते ही कॉर्टेक्स में है, ठीक है। बात बची लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले अगर लॉन्ग है तो ये हो जाएगा जक्स्टामेडुलरी, और अगर ये शॉर्ट है तो ये हो जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है सबको? क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ दिव्यांग, बिल्कुल करेक्ट है। अब एक बार अपन डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। This is your cortical nephron, this is your juxtamedullary. You can very clearly see that this Bowman's capsule along with this glomerulus forms the Malpighian body. ठीक है, आप ये देखो, यहां से इसको ऐसे डिवाइड कर दूं। So this is the cortex region and this is the medulla, ठीक है। तो पीसीटी, मैल्फीजियन बॉडी, डीसीटी पूरा कहां प्रेजेंट है? आपका कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले भी कॉर्टिकल पार्ट में प्रेजेंट है। सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट जा रहा है मेडुला के अंदर, रेस्ट मैक्सिमम लूप ऑफ हेनले कहां प्रेजेंट है? आपके कॉर्टेक्स में ही प्रेजेंट है। ऐसे नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। Whereas यहां पर देखो, यहां पर you can see the entire length of the loop of Henle is where it is present in the renal medulla, while DCT, PCT and Malpighian body are present in the cortex. Such type of nephron is called as juxtamedullary nephron. यहां तक बात क्लियर है? ओके, यहां तक अगर क्लियर है तो let us make a table, a comparative table to understand the difference between cortical and juxtamedullary nephron. ठीक है, so we'll start. It comprises of about 80 to 85% ऑफ नेफ्रॉन। अगर ह्यूमन किडनी में देखें तो 80 to 85% नेफ्रॉन जो है वो कैसे है? वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही है।
कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन दिव्यान, वैसे डीसीटी ओपन होती है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है। यहां पर ये देखो, ये कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज योर डीसीटी, दिस डीसीटी इज ओपनिंग इनटू, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, क्लियर है। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। It comprises of about 15%, ठीक है, ये 80 to 85%, ठीक है, that comprises of around 15%. The loop of Henle is short and maximum part is in cortex and small part runs in medulla, whereas the loop of Henle is long. The loop of Henle is long and runs deep into the medullary region. Next point, in cortical, peritubular capillaries are well developed. यहां पर peritubular capillaries well developed होती है, whereas यहां पर peritubular capillaries are not developed. Last and the most important point, in juxtamedullary, vasa recta is well developed, whereas in case of cortical, vasa recta नॉट डेवलप्ड, ठीक है, यहां पर वासा रेक्टा प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा। गुड मॉर्निंग, यस, आई विल श्योरली आफ्टर द क्लास आई विल शेयर द लिंक विद यू नितिश, डोंट वरी, आपको मिल जाएंगे। अभी 2 ही मैराथन सेशंस हुए हैं, एक सेकेंडरी ग्रोथ का और एक एनाटॉमी का, ठीक है, तो मैं आपको क्लास के बाद कमेंट में कर दूंगी, कॉपी करिए। पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज क्या होती है, मैं एक बार ये चीज वापस से एक्सप्लेन करूंगी। पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज क्या होती है, वेबरवी हैज पुट अप अ क्वेश्चन दैट व्हाई दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, बिकॉज वेबरवी यहां पर वासा रेक्टा बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है। अगर आपको लास्ट क्लास याद है तो मैंने बोला था कि पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। क्योंकि यहां पर लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा है, तो यहां पर वो पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज जो लूप ऑफ हेनले के आसपास प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज वासा रेक्टा। यहां पर लूप ऑफ हेनले ही छोटा है, इसीलिए वासा रेक्टा वेल डेवलप नहीं है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करिए, और कोई भी ऐसी बुक जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है वो उठा के सॉल्व करने लग जाइए। क्लियर एंड नोटेड। चल अब चलते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है।
ELPs आपको कल तक मिल जाएंगे. I have prepared the ELPs. I'm just cross checking the answers. Maximum by tomorrow you will get ELPs. Multiple ELPs मैं कल टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी. कल मैंने अगर ELP नहीं डाली तो मुझसे मत पढ़ना. ठीक है? Okay. Now what is the normal process by which the urine is formed in our kidney? That we will study. It is formed under 3 steps. Urine formation जो है वो 3 steps में होता है. First is ultrafiltration. Second is tubular reabsorption. Last is tubular secretion. ठीक है? दूंगी फिजियोलॉजी की, सेल डिवीजन की, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब की 4-5 टॉपिक्स की एक साथ ELP डाल दूंगी मैं कल. अब ये 3 स्टेप्स है. यहां से ध्यान से सुनो, यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं. मैं सारे चैट्स एक साथ देखूंगी, बट अभी पहले मैं आपको यहां पर मेजर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाऊंगी. सो दीज आर दी 3 स्टेप्स ऑफ व्हाट? दीज आर दी 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड a few basics. I was expecting a question last class में, but वो question मेरे पास किसी ने पूछा नहीं, तो अब मैं ही पढ़ा देती हूँ आपको. यहाँ ध्यान से देखिए. This is the efferent arteriole which is coming. This efferent arteriole divides into मार्किंग्स देखो. दिस इज योर efferent arteriole. This is glomerulus. This is efferent arteriole. Okay, and if here I am forming a cup shaped structure, this cup shaped structure is Bowman's capsule which opens into PCT, loop of Henle and DCT. ठीक है, मैं एक्सपैंड करके बना रही हूं. मेरा मेजर कंसर्न इस पार्ट पर है, इसीलिए इस पार्ट को छोटा बनाया है और मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया. अदरवाइज ये सारा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, एक साथ प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट चीज अपन ने क्या पढ़ी थी लास्ट क्लास में, कि ये जो efferent arteriole है, this descends down and it forms a network over nephron or the tubes of nephron. This is called as peritubular capillaries. On loop of Henle it is called as vasa recta. Then it opens into venules and these venules ultimately opens into renal vein. क्या यहां तक मेरी बात याद है? क्या यहां तक मेरी सारी बातें याद है? आप मुझे एक चीज सोचकर बताओ, अपन ने इससे जस्ट पहले चैप्टर पढ़ा था सर्कुलेशन, वहां पर एक चीज पढ़ी थी अपन ने. चीज क्या पढ़ी थी? आर्टरी डिवाइड्स इनटू आर्टीरियोल्स डिवाइड इनटू कैपिलरीज डिवाइड इनटू वेन्यूल्स. मतलब कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्यूल्स एंड वेन्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन. यही पढ़ा है. तो यहां पर ये सिस्टम क्यों नहीं हो रहा? जब यहां पर ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन गई
तो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज वापस से जुड़कर आर्टीरियोल ही क्यों बना रही हैं? यहां पर इन्होंने डायरेक्टली वेन क्यों नहीं बनाई? दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इन द लास्ट क्लास, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने पुट अप नहीं किया कि मैम यहां पर ऐसा क्या विशेष हो गया कि आर्टीरियोल से वापस आर्टीरियोल बन गया, फिर दोबारा कैपिलरीज बनी और फिर जाकर रीनल वेन बनी। यहां पर ऐसा क्या आतंक मचा है? तो ये क्वेश्चन मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा। क्योंकि अब मैं इसका आंसर देती हूं। ये एफरेंट आर्टीरियोल जो है ये ऑक्सीजन भी लेकर आया और साथ साथ में ये यूरिया भी लेकर आया। ध्यान से समझो, ये एफरेंट आर्टीरियोल जो है वो ऑक्सीजन भी लेकर आया और यूरिया भी लेकर आया। यहां पर जब फिल्ट्रेशन हुआ, अब मैं फिल्ट्रेशन आपको पढ़ाऊंगी, यहां पर जब फिल्ट्रेशन हुआ तो यूरिया तो हमने यहां दे दिया, पूरा यूरिया कहां आ गया? हमारे वुमेन्स कैप्सूल में आ गया। बट आर्टीरियोल को लगा मेरा काम खत्म, मैं फ्री, बट आर्टीरियोल फ्री नहीं हुआ। आर्टीरियोल फ्री इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने ऑक्सीजन तो दिया ही नहीं। उस ऑक्सीजन को देने के लिए यहां पर वापस से इफरेंट आर्टीरियोल बना और ये इफरेंट आर्टीरियोल अब नेफ्रॉन के हर पार्ट को ऑक्सीजन देगा और बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा, दैट वी विल नाउ डिस्कस अंडर द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या ये बात क्लियर है? ये नेफ्रॉन एक एक्सेप्शन है जिसमें आर्टीरियोल कैपिलरीज बनाकर वापस से आर्टीरियोल बनाकर वापस से कैपिलरीज बनाकर यहां पर वेन्यूल्स बनती हैं और अल्टीमेटली रीनल वेन के अंदर खुलती हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस, वेरी गुड दिव्या, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वैभवी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। विशाल, मैंने क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें अब। यहां से क्या जाएगा? ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और बहुत सारा बहुत बड़ा खेला खेला जाएगा, उसको एक एक कर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बहुत ही फाइन लेवल पर फिल्ट्रेशन होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो वापस से सेम डायग्राम बनाएंगे। एफरेंट आर्टीरियोल आया, डिवाइड हो गया और इफरेंट आर्टीरियोल बनाया। यहां पर बोमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है। लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूं मैं कि यहां पर जो सेल्स प्रेजेंट है वो स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स प्रेजेंट है एंड दे आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। इन सेल्स को क्या बोला है अपन ने? पोडोसाइट्स बोला है। और ये पोडोसाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, दे आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। अब आपने क्योंकि क्लास अटेंड कर ली है टिश्यू की, तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर प्रेजेंट होगी एक मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैपिलरीज, अच्छा नाम बताओ, किससे क्वेश्चन पूछूं? नाम बोलो, क्वेश्चन पूछूंगी। नाम बताओ। क्रिश, ठीक है, क्रिश से क्वेश्चन पूछती हूं। क्रिश, ये कैपिलरी है,
क्रिश दिस इज अ कैपिलरी। इस कैपिलरी की मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? इसमें जो लेयर है वो किसकी है? कैपिलरी में जो लेयर है वो किसकी है? कैपिलरी में जो लेयर है वो किसकी है? ओके, यस, वेरी गुड, एंडोथीलियम। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है? एंडोथीलियम प्रेजेंट है। यहां ध्यान से सुनो, यहां पर एंडोथीलियम प्रेजेंट है। अब अपन ऑलरेडी सर्कुलेशन चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिलरीज जो होती है वो लीकी होती है, वहां से ब्लड जो है वो ऊज आउट हो जाता है, वहां से ब्लड क्या होता है? लीक हो जाता है। ये बात अपन पढ़ चुके हैं। ये जो ग्लोमेरुलस है, ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, इनका जो एंडोथीलियम है ये जरूरत से ज्यादा लीकी है। दैट मीन्स यहां पर जरूरत से ज्यादा छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, क्योंकि इनका काम ही क्या है? इनका काम ही ब्लड को फिल्ट्रेशन करना है। इसीलिए जो कैपिलरीज हैं, जो ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज हैं, उनका जो एंडोथीलियम है वो जरूरत से ज्यादा लीकी है। यहां से काफी ज्यादा ब्लड क्या होगा? लीक होगा, और इस तरह से ब्लड का धीरे धीरे फिल्ट्रेशन होगा। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? क्लियर है? अब इसको देखो, मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं। सो दिस इज योर एंडोथीलियम। इस एंडोथीलियम में काफी सारे पोर्स प्रेजेंट है। इस एंडोथीलियम में काफी सारे पोर्स प्रेजेंट है, एंड these pores are called as fenestra. इन पोर्स को क्या कहा जाता है बच्चों? These pores are called as fenestra, and such type of capillary is called as fenestrated capillary. इस कैपिलरी में ये जो ग्लोमेरुलस है, इसकी जो कैपिलरीज है, इन कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, एंड दोज पोर्स आर कॉल्ड एज फेनेस्ट्रा, and such type of capillary is called as fenestrated capillary. ये बात समझ में आई? इस कैपिलरी को बोला जाएगा फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? हाँ, एंडोथीलियम बिल्कुल सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम है। वेरी गुड। नो, इन केस ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम, गो बैक टू द पॉइंट। सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम जो होता है उसका पर्पस ही डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज है। ठीक है, इसीलिए वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है। कैपिलरीज में यहां पर कैपिलरीज होती ही लीकी हैं, वेदर इट इज एनी नॉर्मल ब्लड कैपिलरी और इट इज द कैपिलरी ऑफ द ग्लोमेरुलस। यहां पर ब्लड क्या होगा? ऊज आउट होगा ही। नेक्स्ट मेम्ब्रेन जो यहां पर आएगी, दैट वुड बी आर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाएगा? दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या प्रेजेंट है आपके? ऐसे, यहां पर ऐसे पोडोसाइट्स प्रेजेंट है। ठीक है, विच आर द स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन द बोमेन्स कैप्सूल। और ये पोडोसाइट्स जो हैं, इनके बीच में भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये ब्लड कैपिलरी के तरफ पूरा आपस में क्या हो जाता है? रैप अराउंड हो जाते हैं इन एन इंट्रिकेट मैनर, एकदम से उसको पकड़ लेते हैं। इसीलिए इनके पास ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं। दिस इज ऑल्सो सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है blood crosses how many layers during filtration? तो 3 layers. पहली एंडोथीलियम, नॉन सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थर्ड इज द पोडोसाइट लेयर ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। तब ब्लड यहां पर क्या होगा? ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा थ्रू द फेनेस्ट्रा एंड थ्रू द पोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन द पोडोसाइट एंड द ब्लड इज फिल्टर्ड।
क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? यस, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। वहां पर एल्वियोलाई की लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी, यहां पर कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड वुमेन्स कैप्सूल। रोहित, अगर इस लेवल पर जाकर सोच पा रहे हो तो मेरी तरफ से आपके लिए हाई फाइव। यस, वेरी गुड दिव्यान, बिल्कुल करेक्ट है। दिव्यान इट इज ओके, आप रिप्ले देख लीजिएगा। अनंत, बैकलॉग है, कोई इशू नहीं है, 2 लेक्चर के बाद से रेगुलर हो जाना और सैटरडे की मैराथन क्लासेस में जुड़े रहना, ठीक है? बेसमेंट मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वेमस पे होता है, बट यहां तो टॉप पे आ गया। बेटा आप ध्यान से देखो, एंडोथीलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। तो दोनों एपिथीलियम के बीच में क्या प्रेजेंट है? यहां पर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक? क्लियर बात यहां तक? क्लियर? तो यहां पर अब क्या होगा? ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। कैसे होगा? फेनिस्ट्रेटेड पोर से, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरी से, बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट के बीच में जो पोर्स है उससे छनता छनता ब्लड कहां इकट्ठा होगा? ब्लड इकट्ठा हो जाएगा इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, यहां पर। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ब्लड जब फिल्टर होगा, आप सबने चाय छानी है ना, चाय छलनी से टी को सबने स्ट्रेन किया होगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल? चाय को जब छानते हैं तो क्या होता है? ऑल दोज पार्टिकल्स जिसका पोर साइज या जिसका साइज छन्नी के पोर साइज से बड़ा होगा वो फिल्टर नहीं होगा। क्या प्रिंसिपल होगा? चाय को जब अपन छानते हैं या किसी भी चीज को अगर अपन छानते हैं तो छानने वाली चीज जो है वो अगर किसी भी छलनी के या किसी भी सीव के पोर साइज से बड़ी होगी तो वो नहीं छनेगी और जो छोटा होगा वो पूरा पार्ट छन जाएगा। सेम प्रिंसिपल यहां पर भी अप्लाई होगा। ब्लड के वो कंपोनेंट जो इन पोर से लीक हो पाएंगे वो वुमेन्स कैप्सूल में फिल्टर आउट होकर आ जाएंगे। बाकी जो पार्ट फिल्टर आउट नहीं हो पाएगा वो इन्हीं कैपिलरीज में रुक जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये कंसेप्ट समझ में आया जो मैं बोल रही हूं? जो मैंने अभी बोला समझ में आया? यस, वेरी गुड। तो यहां पर ये जो क्लियर लिक्विड अब अपने को ऑब्टेन हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेट। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फिल्ट्रेट। एंड दिस फिल्ट्रेट कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा बट does not have प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो यहां पर पूरा प्लाज्मा फिल्टर होकर आ जाएगा, बट यहां पर प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का साइज इस पोर साइज से बड़ा है, तो वो यहीं अटक जाएंगे। एक चीज बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखना, ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये तीनों कभी भी फिल्टर नहीं होते। तो क्लियरली स्टार लगाकर बात लिख लेना, formed elements are never filtered, वो कभी भी नहीं छनेंगे। formed elements are never filtered। क्लियर बात? यहां तक समझ में आ गया? कैपिलरी में स्टोन नहीं होंगे बेटा, स्टोन आपके नेफ्रॉन के टिब्यूल्स में हो सकते हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब कुछ नोट्स बनाएंगे। ग्लोमेरुलर filtration rate, the amount of blood filtered per minute is GFR। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को प्यार से GFR कहा जाता है।
अमाउंट ऑफ ब्लड पर मिनट जो फिल्टर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज GFR. ठीक है, द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड. द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट इज कॉल्ड एज GFR. वैभवी क्या पूछ रही है? ऑक्सीजन नहीं जा रहा क्योंकि यहां पर इस वक्त फिल्ट्रेशन हो रहा है, ब्लड का छन्ना हो रहा है, आगे जाके वो ऑक्सीजन गैस पास करेगी, इसीलिए ऑक्सीजन गैस यहां पर डिफ्यूज नहीं हुई. ठीक है, नाउ व्हाट इज नॉर्मल GFR? नॉर्मल GFR इज अराउंड 125 ml पर मिनट. 125 ml फिल्ट्रेट बनेगा पर मिनट. अगर आप पूरे दिन की बात करो तो 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बनता है, विच इज ह्यूज, विच इज ह्यूज. ठीक है, ह्यूज एज ए 125 ml फिल्ट्रेट बन रहा है हर मिनट. 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में. और अगर यह 180 लीटर फिल्ट्रेट हमारी बॉडी से रोज निकला तो जलजला ही आ जाएगा. हाँ एग्जैक्टली, तो वो ही आगे पढ़ेंगे. यहां तक बात समझ में आई, यहां तक GFR समझ में आ गया. पूरे दिन भर में इट इज कंटिन्यूअसली सर्क्यूलेटिंग, कंटिन्यूअस सर्क्यूलेटर. 24 घंटे में 5 लीटर ब्लड है, 5 लीटर ब्लड इतनी बार किडनी के अंदर आ रहा है फिल्टर आउट होने के लिए कि 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है. बट अगर यूरिन आउटपुट की बात की जाए, अगर यूरिन आउटपुट की बात की जाए तो अराउंड 1.5 टू 1.8 लीटर यूरिन पास होता है एक दिन में. ठीक है ना, तो इतना फिल्ट्रेट बन रहा है. ये फ्लूइड जो है ये हमारी बॉडी रख लेगी. 180 लीटर यूरिन अगर अपन बॉडी से निकालने लगे तो सबके घर में बाढ़ आएगी. ठीक है, ठीक है, बॉडी में बेटा पूरे 24 घंटे में बन रहा है. इतनी बार ब्लड किडनी से सर्कुलेट हो रहा है, तो इन द इंटायर डे दिस मच फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड. क्लियर? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फिल्ट्रेशन. इंपॉर्टेंट है. फैक्टर्स दैट अफेक्ट फिल्ट्रेशन. राजस्थान में बाथरूम जाम. Then it won't be a desert anymore. You will find big oases everywhere. वैसे दिव्यांग we live in Kota. Kota has lot of water. ठीक है, हमारे पास बहुत बड़ी चंबल नदी है. So don't imagine Rajasthan as a place full of sand. Okay, so we have big rivers also here. Come down to Rajasthan one day. Factors that affect filtration. ठीक है, there are 3 factors that affect filtration. First is called as glomerular. It is called as glomerular hydrostatic pressure. प्यार से इसे बोला जाता है GHP. इसको प्यार से बोला जाता है GHP. The range is around 70 या 60 to 70 mm of Hg. ठीक है, देखो इधर ध्यान से. This is efferent arteriole. This is glomerulus. This is efferent arteriole.
Do you find any difference between efferent and efferent arteriole every time I have drawn? जब जब मैंने efferent और efferent arteriole बनाया है, did you find any difference? Yes, yes. Do you find any difference? कोई difference समझ में आता है? Yes, very good. The diameter of efferent arteriole is more and the diameter of efferent arteriole is less. What difference it will make in the blood flow? What difference it will produce in the blood flow? This is your Bowman's capsule. इससे क्या डिफरेंस आएगा? दिस विल फेवर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और दिस विल नॉट फेवर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. ध्यान से सुनो, जितनी प्रेशर से ब्लड इन कैपिलरीज में फ्लो हो रहा है, उतनी ही फास्ट यहां से एग्जिट नहीं हो पाएगा ड्यू टू द डिफरेंस इन द डायमीटर. एक बड़े पाइप से जब पानी छोटे छोटे ट्यूब्स में जा रहा है और आउटलेट पाइप पतला है, तो ब्लड जो है वो यहां पर आके रुकेगा एंड दिस फेवर्स द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होगा विच इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड दिस वुड फेवर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड द ब्लड would be now collected in the Bowman's capsule. This pressure is called as glomerular hydrostatic pressure. Is this clear? Yes, very good. Is this clear? मैं लिखूं इसके नोट्स? मैं लिख दूं? It is the pressure. It is the pressure created in the. It is the pressure created in the glomerulus due to the difference in the diameter. Due to the difference in the diameter of afferent and efferent arteriole and this will favor the filtration. ये ब्लड के फिल्ट्रेशन को फेवर करेगी. लिख दिया दिव्यांग. यहां पर जितनी तेजी से ब्लड आ रहा है, क्या उतनी ही तेजी से ब्लड एग्जिट करेगा? नहीं करेगा. द ब्लड वुड स्टे इन दिस कैपिलरी एंड दिस वुड फेवर द फिल्ट्रेशन. क्योंकि ब्लड इतनी देर कैपिलरीज में रह नहीं पाएगा, धीरे धीरे एग्जिट हो रहा है, तो इस प्रोसेस में ब्लड क्या हो जाएगा? फिल्टर हो जाएगा एंड द वैल्यू इज अराउंड 60 to 70 mm of Hg. लिख दिए मैंने नोट्स. कॉपी कर लीजिए. बेटा यहां पर तेजी से आएगा ना, क्योंकि ये रीनल आर्टरी से कनेक्टेड है, तो यहां पर ज्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा. यहां पर आया, इसका डायमीटर कम हो गया. जब डायमीटर कम हुआ तो ब्लड स्लोली एग्जिट करेगा, तो इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया एफरेंट और इफरेंट के बीच में. तो यहां पर ब्लड इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से ब्लड क्या हो गया? फिल्टर आउट हो गया. नव्या, वैभवी, क्लियर है? नेक्स्ट इज, याद करो ये मैंने पढ़ाया है आपको, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर. वॉल्यूम किसकी कम है दिव्यान? वॉल्यूम किसकी कम है? जितनी तेजी से ब्लड यहां से आ रहा है उतनी तेजी से एग्जिट नहीं कर पा रहा, तो ब्लड इज स्टेइंग हियर. व्हेन द ब्लड स्टेज हियर, इट इज होल्डिंग हियर, द प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस विल इंक्रीज एंड दिस वुड रिजल्ट इन फिल्ट्रेशन. यस, वेरी गुड दिव्यान. ये मैंने आपको एल्ब्यूमिन में पढ़ाया था. अब इधर ध्यान से देखो, दिस pressure resists filtration.
ये क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन को रेजिस्ट करता है एंड द वैल्यू इज अराउंड, इसका वैल्यू होता है 30 to 35 mm of Hg. It is exerted due to the presence of, this is exerted due to the presence of plasma proteins in the capillaries. देखो अब इधर ध्यान से, यस विनी थैंक यू। मुझे 10 से 15 याद आ रहा था बट फिर याद आ गया कि वो उसका है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। इधर देखो, बार बार ये डायग्राम बनाएंगे। दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल, दिस इज इफ्रेंट आर्टीरियोल, ठीक है। दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। क्या यहां पर प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर हो रहे हैं? नहीं। तो प्लाज्मा प्रोटीन कहां प्रेजेंट है? हमारी कैपिलरीज में प्रेजेंट है। और ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं ये क्या करेंगे? ये रेजिस्ट करेंगे, ये ब्लड के फिल्ट्रेशन को रोकेंगे। याद करो एल्ब्यूमिन मैंने पढ़ाया था, एल्ब्यूमिन वो मेन प्रोटीन है जो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ये क्या करेगा? ये यहां पर ब्लड को रेजिस्ट करेगा कि ब्लड यहीं रुके और पूरा ब्लड इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर फिल्टर ना कर जाए। सो इट विल रेजिस्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। क्या यहां तक बात समझ में आई? ओके, आप कौन सी क्लास में है विनीत? Is this clear? It is exerted due to the presence of plasma proteins in the capillaries and it would resist the filtration. Clear है? Clear? Next is, third is capsular hydrostatic pressure. Third is capsular hydrostatic pressure. It is around 10 to 15 mm of Hg. It also resists filtration. ये भी फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिश करेगा। It is created due to the presence of liquid in the Bowman's capsule. नोट सारे लिख रही हूं। दिव्यांग कौन से नोट छूटे बेटा? इसको यहां से कट कर ले, ये तो तुझे पता है इफ्रेंट आर्टीरियोल है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे भी लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पेज में भी लिख दिए हैं। ये है क्या? बेसिकली दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, ये फ्लूइड क्या करता है? या फ्लूइड या फिर आप इसे बोलो फिल्ट्रेट। दिस फिल्ट्रेट ऑल्सो रेजिस्ट द लिक्विड। ये बोलता है कि और लिक्विड हमें नहीं चाहिए, तो ये भी क्या करेगा? ये भी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को रोकेगा। तो फिल्ट्रेशन सिर्फ एक ही प्रेशर की वजह से हो रहा है,
दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बाकी दोनों प्रेशर जो है दैट इज कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को रोक रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अब यहां पर देखो व्हाट इज नेट फिल्ट्रेशन रेट। What is net filtration rate? That is glomerular hydrostatic pressure minus colloidal osmotic pressure plus hydrostatic pressure, capsular hydrostatic pressure। ये फॉर्मूला होएगा, लिख लो। glomerular hydrostatic pressure minus कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वैल्यूज ले लें अपन इसकी, 75 ले लो, इसकी 32 ले लो, प्लस 12 ले लो, कैलकुलेट कर लो कितना आंसर आ जाएगा। एक रेंज में चलेगा, नेट फिल्ट्रेशन रेंज एक रेंज में चलेगी, दैट इज अराउंड 10 to 25 mm Hg। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्या यहां तक बात क्लियर है? यहां तक सब कुछ क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। So this is clear. Now you can have a diagrammatic look. So this is the efferent arteriole dividing into glomerulus, joining into efferent arteriole, और यहां पर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट पूरा इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, this is again same thing. Efferent will form peritubular capillaries which would ultimately drain itself to renal vein, और यहां पर सारा ट्यूब्यूलर पार्ट है जिसको अपन ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। तो जो डायग्राम्स बार बार मैं बना रही हूं ये उनका एक प्रिंटेड वर्जन है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। अब आप ऐसे सोचो कि अराउंड 180 लीटर ऑफ फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड। यूरिन आउटपुट है 1.5 to 1.8 लीटर। दैट means around 99% of filtrate, that is 99% of the filtrate is, that means 99% of the filtrate जो है वो रीअब्सॉर्ब होता है। बोमेन्स कैप्सूल से फ्लूइड या फिल्ट्रेट पीसीटी में जाता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में जाता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाता है और डीसीटी में जाता है। तो इन अलग अलग जगह पर जब ये फिल्ट्रेट पास होता है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसीलिए 180 लीटर फिल्ट्रेट बनने के बाद आउटपुट सिर्फ 1.5 से 1.8 लीटर है। क्या ये बात यहां पर समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर कि यहां पर हो क्या रहा है?
ठीक है, अब देखो फिल्ट्रेट सबसे पहले पास होता है, फिल्ट्रेट सबसे पहले पास होता है पीसीटी में। अब आप एनिमल टिश्यू पढ़ चुके हो, इट इज लाइंड बाय किससे लाइंड है ये? इट इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, इट इज लाइंड बाय ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसका क्या करेगा? सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। स्टार लगाकर, डबल स्टार लगाकर एक बात लिखो, इट इज द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट for reabsorption, maximum reabsorption takes place here। ये वो साइट है जहां पर सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। यस, वेरी गुड शिव। रोहित क्या समझ नहीं आया बेटा? बता, मैं वापस से समझाऊंगी। पीसीटी इज द साइट जहां पर सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जो एपिथेलियम है दैट इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देगी और यहां पर मैक्सिमम चीजों के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करेगी। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा? यहां पर रीअब्जॉर्ब होगा ग्लूकोज, यहां पर रीअब्जॉर्ब होंगे अमीनो एसिड। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इधर देखो, यहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, जो पार्ट फिल्ट्रेट में है, इस फिल्ट्रेट में कुछ यूजफुल प्लस कुछ, यहां पर कुछ यूजफुल और कुछ हार्मफुल चीजें होगी। इस बात पर अग्री करते हो? हार्मफुल चीजों को तो हम थ्रू यूरिन बॉडी के बाहर निकाल देंगे। हार्मफुल चीजों को तो थ्रू यूरिन हम बॉडी के बाहर निकाल देंगे, बट क्या यूजफुल चीजों को भी बॉडी के बाहर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते। ग्लूकोज को कैसे बॉडी के बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अमीनो एसिड को कैसे निकाल सकते हैं? वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं करेंगे। इतना यूरिन बॉडी से अगर निकालेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, तो वाटर को रीअब्सॉर्ब करेंगे ही करेंगे। तो अलग अलग जगह पर, अलग अलग नेफ्रॉन की साइट पर डिफरेंट चीजों का रीअब्सॉर्प्शन होगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है हमारी पीसीटी। क्या यहां तक बात समझ में आई? सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, potassium, bicarbonates and water, these things would be reabsorbed from the PCT। और यहां पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। बाय एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आई मीन कि सेल्स एटीपी खर्च कर ग्लूकोज को अंदर लेंगे ही लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये सबको चमका? यस, मैंने पहले ही बताया था ना, अल्फा मेल माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल चल रहा है क्या? ठीक है, यहां देखो, ये वाले एरोज जो मैं ब्लैक से कर रही हूं, ये शो कर रहा है आपका रीअब्जॉर्प्शन। सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, बाइकार्बोनेट, सोडियम एंड क्लोराइड, ऑल दीज थिंग्स आर रीअब्जॉर्ब। ये आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियरली याद करनी पड़ेगी। क्या क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, अब जो फिल्ट्रेट है, यहीं से बता दूं फिर नोट्स लिख दूंगी। अब जो फिल्ट्रेट है वो कहां जाएगा? इट विल गो ऑन टू द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। कहां जाएगा?
इट विल गो टू द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है, दिस इज इम्परमिएबल टू आयंस। ये अपने थ्रू क्या करेगी, आयंस को जाने नहीं देगी। यहां से सिर्फ कौन निकल सकता है, यहां से सिर्फ वाटर निकल सकता है। यहां से आयंस निकल ही नहीं सकते। यहां से क्या निकलता है, यहां से सिर्फ और सिर्फ वाटर निकलता है। बात समझ में आई। अब ये जो है इट विल मूव ऑन टू द असेंडिंग लिम्ब, इट विल मूव ऑन टू द ascending limb. This ascending limb is impermeable to water. यहां से वाटर पास नहीं हो सकता, तो यहां से सिर्फ क्या निकल सकता है, यहां से सिर्फ आयंस निकल सकते हैं। और मेन आयन जो निकलता है वो कौन है, यहां से NaCl निकलता है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई? क्लियर, क्लियर। जितनी भी चीजें रेड से मार्क्ड है बच्चों वो एक्टिव है, जितनी भी ब्लू से है वो पैसिव है। ठीक है, क्लियर। मैं इसके नोट्स लिख देती हूं, पीसीटी के तो लिख दिए थे। When the filtrate moves to the descending loop of Henle, it is permeable to only, it is permeable to only water. Ascending loop of Henle, it is permeable only to ions. क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस बनेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना का, जिसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आज की क्लास अगर समझ में आएगी तो आप काउंटर करंट मैकेनिज्म को ढंग से समझ पाओगे। क्लियर है यहां तक? Now the filtrate now enters into the DCT, that is distal convoluted tubule। ये हमारी नेफ्रॉन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये डिटरमिन करता है कि यूरिन जो बॉडी से पास होगा वो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा या फिर वो डाइल्यूट यूरिन होगा। तो डीसीटी वो मेन साइट है जहां पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये वो साइट है जहां पर, ये वो मेन साइट है जहां पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ a hormone ADH and एल्डोस्टेरोन। तो डीसीटी के अंदर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब जैसी कंडीशन पैदा होगी वैसा काम होगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पानी है तो यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी में वाटर का लेवल बहुत कम है तो यहां से रीअब्जॉर्प्शन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच एंड द आयंस आर अब्सॉर्ब्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई है? रोहित क्या बोल रहा है? बेटा यही मैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में बताऊंगी। अभी सिर्फ एक बेस समझ लो कि एक्चुअली क्या हो रहा है।
अब इसको जब अपन काउंटर करंट मैकेनिज्म के साथ लिंक करेंगे तो पूरी पिक्चर एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ अपन ये देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर यूरिन बन कैसे रहा है, ठीक है। हाँ, एडीएच पढ़ा रही हूं, एडीएच यहीं पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दिस इज रिलीज्ड बाय this is released by posterior pituitary. Aldosterone is produced by adrenal gland. क्लियर है ये बात? यहां तक बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। वापस से इस डायग्राम पे आओ, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्टल टिब्यूल है, डिस्टल टिब्यूल में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। यहां पर हमेशा एक चीज याद रखना, आयंस का, बाइकार्बोनेट का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है। क्लियर? दिस इज क्लियर? So this is all about your tubular reabsorption. Now the filtrate which crosses the DCT enters into the collecting duct. NCERT बहुत क्लियरली बोलती है कि कलेक्टिंग डक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डक्ट है जो कि यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये यूरिन के कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है, क्या करती है, ये सारा पार्ट अपन काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। यहां तक आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए, दैट इज द 2 steps ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। व्हाट हैपेंस इन अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज द रीनल आर्टरी विच ब्रिंग्स द ब्लड एंटर्स इनटू एफरेंट आर्टेरियोल्स, इट एंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस एंड द ब्लड इज फिल्टर्ड। फिल्ट्रेशन जो है वो 3 प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। ब्लड का जो पार्ट पोर साइज से छोटा होगा वो फिल्ट्रेट होके आ जाएगा वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। बाकी पार्ट कहां चला जाएगा? बाकी पूरा पार्ट इफरेंट आर्टेरियोल में चला जाएगा एंड थ्रू पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज आपके नेफ्रॉन के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेगा। देन कम्स ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। व्हाटएवर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आर देयर इन द फिल्ट्रेट, उसे वापस से अब्सॉर्ब करना इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन। डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट चीजों का एक्टिव और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है? यहां तक ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब यहां पर एक बार ध्यान से देखो, मेरी बात को समझो। This is the part of nephron and this is your peritubular capillary. Suppose this is your nephron, say this is PCT and this is your peritubular capillary. यहां तक समझ में आ रहा है? अब इस पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी के अंदर तो ब्लड है, इस पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरी के अंदर तो ब्लड है, इस नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट प्रेजेंट है, इस नेफ्रॉन के अंदर सपोज पीसीटी के अंदर फिल्ट्रेट प्रेजेंट है। इस फिल्ट्रेट पे जितनी भी यूजफुल चीजें थी, ध्यान से सुनो,
इस फिल्ट्रेट के अंदर जितनी भी यूजफुल चीजें थी वो अपन ने यहां डाल ली, रीअब्सॉर्ब कर ली, पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में डाल ली या फिर नेफ्रॉन के आसपास जो खाली जगह है वहां पर डाल ली। ठीक है, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दिया ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। अब मुझे सोचकर बताओ, क्या इस पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस होगा या नहीं होगा? क्या इस पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस होगा या नहीं होगा? क्या इस पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में हार्मफुल सब्सटेंस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इस रिमूवल को द रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दिस रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस from the peritubular capillaries is called as tubular secretion. So जितनी भी चीजें आप पेरिटिब्यूलर कैपिलरी से या नेफ्रॉन की आसपास जगह से वापस से नेफ्रॉन की ट्यूब में डाल रहे हो ताकि हार्मफुल सारी चीजें यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर निकल जाए, this process is called as tubular secretion. Is this absolutely clear? इसमें कोई भी डाउट तो नहीं है बेटा? जो पार्ट बोमेन्स कैप्सूल में गया ही नहीं, वो इफरेंट आर्टीरियोल में चला गया। इफरेंट आर्टीरियोल से उसने क्या बनाया? वासा रेक्टा बनाया, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बनाई। अब जितनी भी हार्मफुल चीजें उस पेरिटिब्यूलर कैपिलरी में प्रेजेंट है, वहां से जब वो आपके नेफ्रॉन की ट्यूब्स में जाएंगी, उस पार्ट को क्या बोला जाएगा? उस पार्ट को ट्यूब्यूलर सिक्रीशन बोला जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ, नोट्स लिख दूंगी, यहां देखो, पहले समझेंगे। ये ग्रीन से जो अंदर जा रहा है, दिस इज योर ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सो पीसीटी में H+ आयंस को हम भेज देंगे, कुछ ड्रग्स को हम पीसीटी के अंदर भेज देंगे। एग्जैक्टली यहां पर भी पोटेशियम को, हाइड्रोजन को, कुछ ड्रग्स को आप डीसीटी के अंदर भेज दोगे। क्या ये चीज समझ में आई? आपको याद क्या रखना है? इतनी सी चीज याद रखनी है, all the harmful and toxic substances are released into the ducts या tubes of nephron. This is called as tubular secretion. इस प्रोसेस को ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहा जाता है। यहां पर पीसीटी के अंदर किस किस चीजों का सिक्रीशन होता है? दिस इज योर H+ आयंस, दिस इज योर अमीन, दिस इज योर पोटेशियम। सेम डीसीटी में भी H+, NH3 एंड K+, इन सब चीजों का यहां पर सिक्रीशन होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्रिश, ये होगा कैसे? देखो, यहां पर ब्लड फिल्टर हुआ, जो पार्ट ब्लड का फिल्टर नहीं हुआ वो कहां चला गया? इफरेंट आर्टीरियोल में चला गया। जो पार्ट ब्लड का फिल्टर नहीं हुआ वो हार्मफुल भी तो हो सकता है ना, उस हार्मफुल वेस्ट को निकालना इज कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्या ये बात क्लियर है? पक्का बिल्कुल आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो गई है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूरिन फॉर्मेशन। ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। इसी को बेस बनाकर अब अपन नेक्स्ट क्लास में काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मुझे आज एक और टॉपिक पढ़ाना था, दैट इज द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, है ना, और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स।
ये वाला पार्ट मुझे पढ़ाना था, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कल इस पार्ट को रिकॉर्ड कर कर प्रीमियर कर दूंगी, तो आप उसको प्रीमियर में देख लेना। आर यू कंफर्टेबल विद द प्रीमियर पार्ट? प्रीमियर पार्ट पर कंफर्टेबल हो, कोई इशू तो नहीं है? कल प्रीमियर करके डाल दूं? मुझे 2 टॉपिक्स और पढ़ाने थे आज, पर आई थिंक 5:30 पर क्लास है। ओके, दिस इज ऑल्सो डायग्रामेटिक व्यू, आप देख लो, यही पढ़ाना है मुझे। कल प्रीमियर करके डाल दूं? ठीक है। सो मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, प्रीमियर में डालूंगी juxtaglomerular apparatus and RAS system. This is renin angiotensin aldosterone system. तो 1 घंटे की क्लास, 1 से 1.5 घंटे की क्लास मैं प्रीमियर करके कल के कल ही डाल दूंगी, तो आप इसको पढ़ लेना। थर्सडे को जब अपन मिलेंगे तो वी विल डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक जो स्टूडेंट्स को लगता है, दैट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। उसको अपन काफी डिटेल में देखेंगे। हाँ, मैं ईएलपी भेज दूंगी, पक्का पक्का कल पक्का भेज दूंगी, है ना, ये मेरा प्रॉमिस है, ये वादा रहा, पक्का। ठीक, तो थर्सडे की क्लास में अपन इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सैटरडे को महामैराथन क्लास होगी ही सही, वहां पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीक से फिर अपन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक केयर। लेक्चर का टाइमिंग कब आएगा? 1 बजे के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, क्योंकि मैं अराउंड 12 to 11 के बीच में रिकॉर्ड करूंगी, तो उसके बाद ही आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो बाय। अब फिजिक्स की क्लास ज्वाइन करो आप। ठीक है, फिजिक्स के न्यू सर आएंगे, वो आपकी पैरेलल एनएससी जेएस की क्लासेस लगाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अपन कल प्रीमियर क्लास में, और उसके बाद थर्सडे की लाइव क्लास में, और फिर सैटरडे की मैराथन क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।